नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में पढ़ेंगे। तो बिना वक्त बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। तो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा, इसके हिसाब से ये बात समझ में आती है कि इन्होंने इंटर स्तर की पढ़ाई की, लेकिन वह भी कंप्लीट नहीं हुआ। और इससे हमें ये पता चलता है कि ये बहुत ही स्वाभिमानी प्रकृति के लोग थे, किंतु जैसे कि स्वभावानुकूल नौकरी न होने के कारण इन्होंने नौकरी छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास की अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी में आप स्वर्ग सिधार गए। शुक्ल जी का निधन हुआ 2 फरवरी 1941 ईस्वी में। इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक का मतलब यह है कि जो किसी कलाकृति को उसकी सही स्थिति प्रदान करे। अपनी चर्चाओं के द्वारा किसी कलाकृति को उसकी सही हैसियत दिखाना, सही जगह की पहचान करना, ये आलोचक का कार्य होता है। ये आलोचक का कार्य बहुत बड़ा कार्य है। आलोचक को बहुत पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति होना पड़ता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की गिनती बहुत बड़े आलोचक के रूप में होती है। श्रेष्ठ निबंधकार, वे एक अच्छे निबंधकार थे। निष्पक्ष इतिहासकार थे और उसके साथ खासियत यह थी कि ये निष्पक्ष इतिहासकार थे। मतलब यह है, कुछ इतिहासकार ऐसे भी होते हैं जो पक्ष के आधार पर चलते हैं, मतलब वे निष्पक्ष नहीं होते। महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की खूबी ये है कि एक महान शैलीकार भी थे। इन्होंने शैली का आविष्कार किया, किस प्रकार से लिखा जाए, इसके लिए इन्होंने एक स्टाइल का विकास किया। स्टाइल अर्थात शैली। एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। ये युग को बदलने वाले, नए युग की शुरुआत करने वाले महापुरुष थे। ये एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने युग प्रवर्तन किया, नए युग की शुरुआत की। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखीं। इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के
संपादन कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने अंग्रेजी और बंगला में कुछ अनुवाद भी किए। आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय था। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा और इस प्रकार से भाषा का इतिहास लिखकर इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया। शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी रहे हैं। इनकी कृतियां इस प्रकार हैं। निबंध संग्रह है इनका चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार विधि। इतिहास इन्होंने लिखा है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। तीसरा है आलोचना। इन्होंने कई आलोचनाएं लिखी हैं जिनमें प्रमुख हैं सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी और संपादन कार्य इन्होंने किए जिसमें जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमण गीत, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी। अन्य रचनाओं में इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी, 11 वर्ष का रहस्य, 11 वर्ष का समय, काव्यकृति अभिमन्यु वध की रचना की तथा अन्य भाषाओं के कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इनमें मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्पना का आनंद, विश्व प्रपंच, बुद्ध चरित्र काव्य है, स्फुट अनुवाद, शशांक आदि प्रमुख हैं। शुक्ल जी की भाषा संस्कृत निष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। परिष्कृत साहित्यिक भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने पर भी उसमें बोधगम्यता सर्वत्र विद्यमान है। कहीं कहीं आवश्यकतानुसार उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। शुक्ल जी ने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को अधिक व्यंजनापूर्ण, प्रभावपूर्ण एवं व्यवहारिक बनाने का भरसक प्रयास किया। शुक्ल जी की भाषा शैली गठी हुई है। इनकी भाषा शैली की खूबी यह है कि वो गठी हुई है, उसमें व्यर्थ का एक भी शब्द नहीं आने पाता, बेकार की एक भी बात नहीं होती है। इनकी भाषा शैली में जो भी बातें शामिल होती हैं वो एकदम गठी होती है। कम से कम शब्दों में अधिक विचार व्यक्त कर देना इनकी विशेषता है। अवसर के अनुसार इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक तथा व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग भी किया है। हास्य व्यंग्य प्रधान शैली के प्रयोग के लिए भी शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत मित्रता निबंध। अब हमें जो पढ़ना है पाठ, उस पाठ का शीर्षक है मित्रता। यह एक निबंध है जिसे शुक्ल जी ने लिखा है। तो ये प्रस्तुत मित्रता निबंध शुक्ल जी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि से संकलित है। इस निबंध में अच्छे मित्र के गुण की पहचान तथा मित्रता करने की इच्छा और आवश्यकता आदि का सुंदर विश्लेषणात्मक वर्णन किया गया है। इसके साथ ही कुसंग के दुष्परिणामों का विशद विवेचन किया गया है। अर्थात मित्रता नामक निबंध में हमें देखने को मिलेगा जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान। मतलब यह है कि मित्रता करने की इच्छा और आवश्यकता का बहुत ही सुंदर विश्लेषण इस पाठ में मिलेगा। इसके साथ ही कुसंग अर्थात बुरी संगति, बैड कंपनी, बुरी संगति, गलत लोगों की संगति का दुष्परिणाम क्या होता है, इसका भी बहुत ही विशद विवेचन इस पाठ में शुक्ल जी ने प्रस्तुत किया है। तो यह बहुत ही जीवन उपयोगी
जीवनोपयोगी यह निबंध है। मित्रता के बारे में अपना विचार हम लोगों से साझा करते हुए महान विद्वान शुक्ल जी ने हमें जीवन में आने वाली कुछ समस्याएं हैं जिनके प्रति सचेत करने का प्रयास इन्होंने किया है। तो मेरे दोस्तों, अब हम लोग बिना वक्त बर्बाद किए सीधे सीधे पहुंचते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रचित पाठ मित्रता पर, जो हमारी परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्टैंडर्ड 10th के बच्चों के लिए, बोर्ड के एग्जाम में शामिल होने वाले मेरे दोस्तों, आपके लिए यह पाठ बहुउपयोगी है। तो देखते हैं मित्रता में क्या लिखा है। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धराधर बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। मतलब यह है कि शुक्ल जी का कहना है, कोई भी पुरुष, युवा पुरुष, जब वो मैच्योर हो जाता है, जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, युवा हो जाता है, तो वह घर से बाहर निकलता है, संसार में प्रवेश करता है, तो उसकी पहली स्थिति ये होती है कि उसे मित्र की आवश्यकता होती है। हमें मित्र की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि मित्र ही वो व्यक्ति होता है जिससे हम अपने विचार साझा करते हैं, अपने दिल की बातें करते हैं, अपने हृदय को खोलते हैं, जिसके समक्ष वह मित्र है। तो मित्रता हमें बनानी पड़ती है, हमें करनी पड़ती है, क्योंकि अन्य सारे रिश्तेदार हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं, जैसे माता पिता या भाई बंधु, कुछ भी, ये हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। किंतु मित्रता करने में हमारा व्यक्तिगत योगदान होता है। कैसे मित्रों को हमने खोजा है, ढूंढा है या पाया है, इसमें हमारी बुद्धि, हमारे व्यक्तित्व की झलक नजर आती है। तो व्यक्ति जब धीरे धीरे समाज में प्रवेश करने लगता है, सबसे पहला काम उसका होता है एक अच्छे मित्र की तलाश करना। ठीक है, यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। यही जब हेल मेल का मतलब है संपर्क, ज़्यादा संपर्क होने पर मित्रता हमें मिलती है। तो यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। हमारा जैसा मित्र होगा, हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। अंग्रेजी के किसी विद्वान ने कहा, स्टाइल इज द मैन, या ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। एक व्यक्ति जो जैसी संगति करता है वैसा ही वह हो जाता है। व्यक्ति का परिचय उसके मित्रों को देखने से मिलता है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। मतलब संगति, कंपनी जो होती है, किसी का साथ हमारे जीवन को प्रभावित करता है, उससे हमारा आचरण भी प्रभावित होता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारा चित्त कोमल होता है और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने के काबिल होता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। युवा अवस्था में प्रायः व्यक्ति परिपक्व नहीं माना जाता है। वह जीने के लायक तो हो जाता है, युवा हो जाता है,
वह बच्चा नहीं रहता है। इस तरह से आप एक बार कह सकते हैं कि वो बड़ा हो गया। लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति के मन में, जो 50-60 वर्ष के व्यक्ति के मन में जो परिपक्वता होती है, वह परिपक्वता उनके पास नहीं होती। नौजवान व्यक्ति जोश वाला होता है, लेकिन उसमें होश की कमी होती है। इसीलिए कहा गया कि वह हृदय का भी सीधा-साधा है, वह भोला-भाला है, उसमें परिमार्जन नहीं हुआ है और उसकी प्रवृत्ति, उसका स्वभाव क्या है, तो वह अपरिपक्व है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। हम अपने मित्रों की संगति से अपने आप को राक्षस भी बना सकते हैं और अच्छे मित्र अगर मिल जाएं तो हम देवता तुल्य हो जाते हैं। मतलब इंसान में अच्छा और बुरा दोनों होने की पूरी पूरी संभावना होती है। इसमें मित्रों का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। महान लेखक रामचंद्र शुक्ल जी फरमाते हैं, इनका कहना है कि जो लोग हमसे अधिक मजबूत इच्छा शक्ति के हैं, दृढ़ संकल्प वाले लोग हैं, उनकी संगति में जाएंगे आप तो उनका जो प्रभाव है वही आप पर पड़ेगा, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता। विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता। कुसंगति का प्रभाव पड़ने से बचने के लिए जरूरी है कि आप विवेक का इस्तेमाल करें। विवेक का मतलब क्या है? निरीक्षण विवेक कहा जाता है, अर्थात हमें गलत सही पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। अगर हमारी बुद्धि गलत और सही को पहचानने में सक्षम है तो उसे हम कहेंगे कि हम में विवेक है। तो अगर आपके पास विवेक है तो आप गलत सही का फैसला करेंगे और अच्छे और बुरे मित्रों की पहचान करने में सक्षम होंगे। कौन से कार्य आपके लिए सही हैं और कौन से कार्य गलत, यह पहचान पाने के लिए आपको एक विवेकशील प्राणी होना जरूरी है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता। पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कुछ कम काम लेते हैं, विवेक का इस्तेमाल कम करते हैं, सोचने समझने की कोशिश कुछ कम करते हैं, वे इमोशन में होते हैं, भावना में बहते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति घोड़ा खरीदने जाता है तो उसके 1000 गुण दोषों की चर्चा करता है, उसको परखता है, जानता है, समझता है इसमें क्या गुण है क्या दोष हैं, इसकी बात करता है। पर किसी को मित्र बनाने से में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। अर्थात मित्र बनाने में हमारे ऊपर इन चीज़ों का प्रभाव भी पड़ता है। हंसमुख चेहरा हो व्यक्ति का, बातचीत करने में कुशल हो, वो चतुराई से बात करता हो, थोड़ा साहसी भी हो, तो ये बातें ऐसी होती हैं कि हमें अपने तरफ खींचती हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये खूबियाँ ऐसी हैं कि उसे दूसरों के प्रति प्रिय बनाती हैं। अर्थात ऐसे लोग मित्र बनने में सफल होते हैं। लेकिन सिर्फ इन्हीं तथ्यों के आधार पर हम किसी व्यक्ति को अच्छा या बुरा
साबित करते हैं तो हम मूर्ख व्यक्ति माने जाएंगे। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री अर्थात मित्रता का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है मित्रता एक ऐसा साधन है जिसमें आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा कर रहती है। विश्वास पात्र मित्र यदि मिल जाए तो आपकी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। अच्छे मित्र अगर मिले तो वे हमारे अंदर जो अच्छे विचार हैं, हमारे जो उत्तम संकल्प होंगे, उनको वे मजबूती प्रदान करेंगे। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। हमारे अंदर जो बुराइयां होंगी उसको अच्छा मित्र जो होगा हमारा उसकी निंदा करेगा, उससे हमें बचाने का प्रयास करेगा। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे मतलब हमारा मनोबल टूटेगा। जब हम अपने आप को जीवन के दौड़ में कमज़ोर महसूस करेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। और हतोत्साहित होने पर जब उत्साह हमारा घटेगा तो वे हमें उत्साहित करेंगे। ऐसे मित्रों को सच्चा मित्र माना जाता है, अच्छा मित्र माना जाता है। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। सच्ची मित्रता में क्या है तो उत्तम से उत्तम वैद्य जो चिकित्सा करते हैं, वैद्य हमें रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। तो अच्छा जो मित्र होगा वह एक वैद्य की भांति हमारे व्यक्तित्व की निपुणता की परख करते हैं और वे हमें बहुत ही उत्तम स्तर का जीवन प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमारे अंदर बुराइयां क्या है। जिस तरह से एक वैद्य का काम है व्यक्ति की चिकित्सा करना, उसके शरीर में कौन कौन सी बीमारी है इसका पता बताना, उसी तरह से एक अच्छा मित्र व्यक्ति को हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। वो अच्छी अच्छी बातों का समर्थन करता है और एक अच्छा जीवन जीने में, एक अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए अच्छा मित्र एक वैद्य की भांति माना गया है। अच्छी से अच्छी माता का साथ धैर्य, एक अच्छे मित्र में अच्छी से अच्छी माता का धैर्य होता है। माता को जाना जाता है धैर्य के रूप में। उसका पुत्र या उसकी पुत्री, उसकी संतान कितनी भी बूढ़ी हो, लेकिन माता हमेशा धैर्य से रहती है कि आज नहीं तो कल उसकी संतान अच्छी हो जाएगी। तो माता में धैर्य है, बहुत मात्रा में धीरज है। वह इंतजार करती है, वह वेट करती है आपका। तो अच्छी से अच्छी माता में जो धैर्य का गुण है वह एक अच्छे मित्र में होता है। और कोमलता होती है मित्र में माता की तरह कोमलता भी होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। अर्थात अच्छा मित्र कैसा होगा तो एक उत्तम वैद्य की भांति होगा, एक अच्छी माता की तरह होगा, जिससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। जब हॉस्टल में रहते हैं बच्चे तो उनमें मित्र बनाने की धुन सवार रहती है। धुन धुन मतलब एकदम दीवाने होते हैं, वो लगे रहते हैं कि मित्र की प्राप्ति हो। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। हृदय में लगता है कि मित्रता एकदम भरी हुई है, भीतर से बाहर निकलने वाली है, उमड़ रही है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। जो स्नेह के बंधन जो जन्मजात होते हैं उनमें उतनी उमंग या उतनी खिन्नता नहीं होती, उनमें एक संतुलन जैसा होता है। लेकिन मित्र के साथ हमारा जीवन
ज़्यादा खुश रहता है। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है। अनुरक्ति मतलब लगाव। कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं। बातें लगने का मतलब बुरा लगना। और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। मित्र के साथ व्यक्ति बहुत जल्दी रूठता भी है, बहुत जल्दी मान भी जाता है, मनाता भी है। ये मित्रता के लक्षण हैं। सहपाठी की मित्रता, साथ पढ़ने वाले व्यक्ति की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। व्यक्ति संवेदनात्मक स्तर पर मित्रता के साथ जुड़ा होता है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़ मतलब मजबूत, शांत और गंभीर, स्थिर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। युवावस्था के मित्र जो होते हैं वो बाल्यावस्था के मित्रों से कई मायने में भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिम जीवन की झंझटों में आदर्शात्मक बातें व्यवहारिकता के धरातल पर परखी जाती हैं। व्यवहारिक होना दूसरी बात है, आदर्श की बातें करना दूसरी बात है। और जीवन में आदर्श की बात लोग करते हैं, लेकिन जीवन की झंझट में उनसे काम चलता नहीं है। सिर्फ बातें बना देने से, अच्छी बातें कर देने से आपका काम चलता नहीं है, बल्कि व्यवहारिकता में हमें कहीं कहीं समझौता भी करना पड़ता है। तो यही बात यहाँ पर है। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति के ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। मतलब मित्रता करने में व्यक्ति प्रायः इन चीज़ों का ख्याल रखता है कि वो देखने में सुंदर हो, सुंदर प्रतिमा हो, मन भावनी चाल हो, उसकी चलने की अदा अच्छी हो जो मन को अच्छी लगे, और स्वच्छंद प्रकृति, स्वभाव उन्मुक्त हो। ये दो चार बातें ही मित्रता में देखी जाती हैं प्रायः। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। लेकिन जो मित्र आपको जीवन में सहयोगी होंगे, उनमें इनके अलावा भी कुछ बातों का होना जरूरी है। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें, ये मित्र नहीं होते। घृणा करें, जब हम व्यक्ति से नफरत करेंगे तो हमारा मित्र नहीं होगा। स्वार्थ पर आधारित जब मित्रता होगी तो सच्ची मित्रता नहीं मानी जाएगी। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शन करने वाले के समान होना चाहिए। पथ प्रदर्शक का मतलब है मार्गदर्शक व्यक्ति, अर्थात जो सही रास्ता दिखावे, जो सही बात बतावे, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए। अच्छा मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है,
राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। मित्रता का मतलब यह भी नहीं है कि दोनों मित्रों का स्वभाव एक ही जैसा होगा, नहीं है। राम और लक्ष्मण जो दोनों भाई थे, वे दोनों आजीवन एक साथ रहे। आजीवन क्या, जीवन के हर कठिन कठिन क्षण में साथ साथ नजर आए। लेकिन राम और लक्ष्मण के विषय में यह भी कहावत है कि दोनों के स्वभाव बिल्कुल दो प्रकार के थे, लेकिन दोनों के बीच में प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन। राम क्या थे तो धीर शांत प्रकृति के थे, जबकि लक्ष्मण थे उग्र और उद्धत स्वभाव के, गर्म स्वभाव के व्यक्ति थे। वो तुरंत मारपीट करने को तैयार हो जाते थे लक्ष्मण, जबकि राम ऐसे नहीं थे। वे धीर थे, वो शांत स्वभाव के थे, वो गुस्सा पर नियंत्रण रखते थे। लेकिन दोनों भाइयों की भाई भाई तो दोनों थे, लेकिन दोनों में आपस में जो स्नेह था, लगाव था, वह किसी मित्र से कम नहीं था। मित्रता का दूसरा केस आपके समक्ष है, वह है उदार तथा उच्चाशय कर्ण। कर्ण, महाभारत की बात करते हैं तो उसमें एक पात्र है कर्ण, सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, नाम सुना है आपने। तो कर्ण के विषय में कहा जाता है कि वो ऊंचे चरित्र वाला व्यक्ति था, उदार था हृदय से, उच्चाशय था, वह महात्मा था, उसकी आत्मा अच्छी थी, वह ऊंचे आचरण में, अच्छे आचरण में यकीन करने वाला व्यक्ति था। कौन? मिस्टर कर्ण। और लोभी दुर्योधन। दुर्योधन क्या है? वो लोभी माना जाता है। दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी। ये कर्ण और दुर्योधन दोनों एक दूसरे के समान स्वभाव वाले नहीं थे, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोगों में भी मित्रता होती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। प्रायः मित्रता में ऐसी बात भी होती है कि हम में जो गुण है और जो गुण हम में नहीं है, तो नहीं है जो गुण वो जिस व्यक्ति में है, हम उसे अपना मित्र बनाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी मित्रता में यह बात भी देखी जाती है कि जो गुण हम में नहीं है, वो गुण अगर किसी दूसरे व्यक्ति में है तो वह हमें मित्र बनता हुआ मालूम पड़ता है। जैसे दोनों मिल जाएं तो एक दूसरे के व्यक्तित्व को मजबूती प्रदान करेंगे। तो जो गुण हम में नहीं है, उस गुण वाले व्यक्ति को भी मित्र बनाते हुए लोग देखते हैं। मतलब विपरीत गुण वाले व्यक्ति भी मित्र हो सकते हैं। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य, जैसे कि जो व्यक्ति हमेशा सोचते रहते हैं, चिंता में रहते हैं, उन्हें एक खुशमिजाज व्यक्ति अगर मिल जाए तो उससे भी उन्हें मित्रता हो सकती है। निर्बल बली का, निर्बल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति है, वह एक बलवान व्यक्ति की मित्रता चाहता है। धीर उत्साही का, जो व्यक्ति शांत रहता है हमेशा, वो किसी उत्साही व्यक्ति का साथ खोजता है, चाहता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। ये चाणक्य और चंद्रगुप्त गुरु शिष्य थे, लेकिन उनका रिश्ता कभी कभी मित्रता जैसा भी मालूम पड़ता है। ये चंद्रगुप्त हमेशा सहायता के लिए चाणक्य की ओर मुंह किए रहते थे, मुंह किया रहता था। कौन? चाणक्य, चंद्रगुप्त। क्यों? चंद्रगुप्त और चाणक्य में उम्र का भी अंतर है, दोनों के ज्ञान का लेवल भी अलग अलग है। चंद्रगुप्त एक वीर व्यक्ति था और चाणक्य एक विद्वान व्यक्ति, लेकिन दोनों में मित्रता जैसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अकबर बीरबल को मित्र बनाकर रखा था और मन बहलाने के लिए बीरबल के साथ हंसी मजाक भी वह करता था। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। अब मित्र का कर्तव्य क्या है, कौन कौन से कार्य हैं जो हम मित्र को करते हुए देखते हैं, तो देखते हैं। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना,
मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। अर्थात अच्छा मित्र वो है जो आपको उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देगा, आपका मन बढ़ाएगा, आपका साहस बढ़ाएगा कि आप अपनी ही सामर्थ्य से बड़े बड़े कार्य करते हुए नजर आएंगे। यह अच्छे मित्र का कर्तव्य है कि आपको उत्साहित करेगा कि आप अपनी क्षमताओं का बेहतरीन इस्तेमाल करें, जिससे आप जीवन में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में नजर आएं। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। अर्थात मित्र को दृढ़ चित्त वाला, मजबूत इच्छा शक्ति वाला और सत्य संकल्पित होना चाहिए। उसका संकल्प इरादा उसका मजबूत होना चाहिए। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। मित्र निश्चित रूप से आत्म का बली होने चाहिए, आत्मबली होनी चाहिए। आत्मबल मतलब भीतर से व्यक्ति मजबूत हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह, पल्ला मतलब संगति, हमें आत्मबल वाले व्यक्ति की संगति करनी चाहिए, उसे पकड़ के रखना चाहिए, उसका पल्ला उस तरह से पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। रामायण के विषय में आप जानते होंगे कि सुग्रीव और राम की मित्रता भी प्रसिद्ध रही है। तो सुग्रीव ने राम की मित्रता का पल्ला पकड़ के रखा। राम बलवान थे, राम ऊंचे व्यक्ति थे, आत्मबल के धनी थे, और सुग्रीव ने उनकी संगति की तो उसे क्या हुआ, उसे बाली जैसे दुष्ट भाई से मुक्ति मिली और उसे राज्यपाट सब कुछ प्राप्त हुआ। तो मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों। मित्र कैसे होने चाहिए, तो वो प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए, शुद्ध हृदय के हों, उनका हृदय शुद्ध हो, उसमें छल कपट नहीं हो, धोखाधड़ी की भावना नहीं हो, मृदुल और पुरुषार्थी हों, वो मीठा बोलने वाले हों, मृदुल हों और पुरुषार्थी हों, पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति हों, साहसी व्यक्ति हों, शिष्ट हों, वो सभ्य व्यक्ति होने चाहिए और सत्यनिष्ठ हों। उनकी निष्ठा, उनका विश्वास सच्चाई में होना चाहिए, उन्हें सत्यनिष्ठ होना चाहिए। सत्यनिष्ठ मतलब जिसका भरोसा सच्चाई में हो। शिष्ट मतलब सभ्य, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है, वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। हम जान पहचान वाले व्यक्ति की बात करते हैं तो उस संबंध में भी ये बातें लागू होती हैं। मित्र में ही नहीं, आपकी जान पहचान के लोग में भी अगर ये बातें हैं तो वो अच्छे लोग हैं और उनकी संगति में रहने की ज़रूरत है। इनसे आपका विकास होगा, आपको लाभ ही लाभ होगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। रिश्तेदार भी कभी कभी ये सारे कार्य करते हुए नजर आते हैं। आपके लिए रिश्तेदार भी कभी कभी उपयोगी होते हैं। उनमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उत्तम प्रकृति के होते हैं, जो सत्यनिष्ठ होते हैं, और ऐसे लोगों से आपका जीवन धन्य होता है। ठीक है, लेकिन तब भी गहरे मित्र का महत्व अलग है। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। मनुष्य का जीवन थोड़ा है। मनुष्य 70 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, 150 साल जीने वाला इंसान है। अब ऐसा नहीं है कि आदमी मरेगा नहीं, आदमी को मरना है। तो समय उसका लिमिटेड है, सीमित समय है व्यक्ति के पास। उसमें अगर समय खोना पड़ जाए, पश्चाताप करना पड़े किसी चीज़ के लिए, तो आपका वक्त बर्बाद माना जाएगा। तो मनुष्य का जीवन थोड़ा है, यह बात याद रखने की है कि हमारा जीवन थोड़ा है। हमें जीवन में जो वक्त मिला है वो बहुत कम है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बढ़ा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे।
ऐसे मित्र किसी काम के नहीं होते जो आपको ऊपर दी गई बातों की चर्चा में कोई सहयोग न करते हों, बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत न करते हों। मित्र का काम मनोरंजन करना भी है, बुद्धिमानी की बात भी करना है और विनोद मतलब मनोरंजन। न कोई अच्छी बात बतला सकते हो, ना सहानुभूति रखते हो, ना विपत्ति में ढाँढस बँधा सकते हो। तो ऐसे मित्रों से हमें अलग ही रहने में कल्याण है हमारा। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ सजाना नहीं है। हमें ऐसे लोगों की संगति में नहीं रहनी है जो जड़ हों, जो स्थिर मूर्तियों के समान हों, जो अपनी भूमिका नहीं निभाते हों। आजकल जान-पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है, जो उसके साथ थिएटर देखने जाएँगे, नाच रंग में जाएँगे, सैर-सपाटे में जाएँगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान-पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी, तो लाभ भी न होगा। पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान-पहचान के लोग उन मन चले युवकों में से निकले जिनकी संख्या मन चला युवक मतलब जो युवक आवारागर्दी करते हैं, तो निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन शोहदों में से निकले वे छोकरे, वे लड़के जो आवारागर्दी करते हैं, जो दिन भर बिना किसी उद्देश्य के घूमते रहते हैं, जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, जो अमीर व्यक्तियों की नकल करते हैं, अमीर होते नहीं हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफ़िलों में ओ हो, वाह वाह किया करते हैं, मतलब जिनकी अपनी पहचान नहीं होती, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निहिसार और शोचनीय जीवन और किसका होगा? जो नौजवान अपना जीवन घूमने-फिरने में, ऐश-मौज करने में, गुलछर्रे उड़ाने में बिताता हो, ऐसे युवकों का जीवन श्री शुक्ल जी ने बताया कि वो निसार है, बिना किसी तथ्य के है, उसमें कोई जान नहीं है। वह शोचनीय है, वह जीवन किसी काम का नहीं है। वे मतलब मौज-मस्ती के पीछे भागने वाले लोग, आनंद का जीवन जीने का प्रयास करने वाले लोग, वे लोग जीवन की सच्चाई को नहीं समझते हैं। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। अच्छी बातों में जो सच्चा आनंद है, वो उनकी प्राप्ति उनको नहीं होती है। वे इन्हीं ऊपरी चीज़ों में लगे रहते हैं, खाने-पीने, मौज करने में। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए न तो बड़े-बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न बड़े-बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं, जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। सात्विकता मतलब सच्चाई, सच्चाई। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं है। उनको सौंदर्य का ज्ञान नहीं है। उनको समझ में नहीं आता है कि प्रकृति में जो ये फूल पत्तियाँ हैं, प्रकृति की हर चीज़ है, जो कण-कण है, उस सब में एक सुंदरता है। सौंदर्य बोध उनमें नहीं है। झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं है। ये भी झरनों में जो कलकल आवाज़ निकलती है झरनों से, उसमें एक संगीत है। यह सुनने के लिए भी व्यक्ति के अंदर एक सौंदर्य बोध होना चाहिए। अगर सौंदर्य बोध नहीं है तो आप सुंदरता की प्राप्ति नहीं कर सकते। अनंत सागर तरंगों पर सागर में तरंगे होती हैं वो अनलिमिटेड हैं, अनंत हैं। अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है। इंद्रिय मतलब संसार में जो भोग विलास हम करते हैं, उनकी बात हुई। इंद्रिय विषय मतलब ये हमारे जो इंद्रियां हैं, उनसे जो हमें सुख प्राप्त होती हैं, उनमें लगे रहने वाले लोगों की बात हुई, जो अच्छे लोग नहीं माने जाएंगे, उच्च स्तरीय लोग नहीं माने जाएंगे, जिनका हृदय नीचाशयों, जिनके हृदयों में नीच बातें होती हैं, गंदी बातें होती हैं और कुत्सित विचारों से कलुषित होते हैं, जिनके हृदय मैले होते हैं, उनमें गंदे विचार होते हैं, कुत्सित विचार होते हैं। ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों, नाशोन्मुख मतलब ऐसे लोग क्या हैं? नाश की तरफ बढ़ते रहते हैं। उनका नाश ही होगा जीवन में। उनसे कोई किसी अच्छाई की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे को मित्र बनाना आत्महत्या करने के समान है।
ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। ऐसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। डेमेट्रियस की बात हो रही है, जो मकदूनिया का बादशाह था। बादशाह कौन था? डेमेट्रियस। वह अपने ही स्वभाव के 10-5 लोगों को लेकर के काम वासना में लिप्त रहता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, यह दरवाजे पर मुझे मिला था। ओह, मतलब पिता ने उस व्यक्ति के विषय में कहा जो ज्वर से कम नहीं था। वह गलत व्यक्ति था। पिता को पता था कि उसका पुत्र गलत संगति में है। तो डेमेट्रियस के पिता ने जब डेमेट्रियस ने झूठा बहाना बनाया कि ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है, तो पिता ने कहा कि हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। मतलब वह जो बाहर निकल रहा था व्यक्ति, वह जो गलत मित्र था, उसकी तरफ इशारा करते हुए पिताजी बोले। तो गलत व्यक्ति की संगति उसे कहिए कि वो जहर के समान है, वह रोग के समान, बीमारी के समान है, बुखार के समान है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग मतलब गलत संगति। गलत संगति में रहेंगे तो वह उसका जो बुखार है, ज्वर जिसको कहते हैं बुखार, वह भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता। नीति और सद्वृत्ति जो आपके अंदर है, अच्छाई आपके अंदर है, आपके अंदर जो अच्छे विचार हैं, अच्छी भावनाएं हैं, यह उसका तो नाश करता ही है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ऐसे व्यक्तियों की संगति में रहने से आपकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो अच्छा हुआ कि राज दरबार न मिला, तो वह उन बुरी संगतियों से भी बच गया जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं, हृदय पर ऐसा असर पड़ता है जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, बुराई स्थिर हो जाती है हृदय में। ऐसे लोगों की संगति में जाने से बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं में से एक बूढ़ी कहावत सुन पाई थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है न आए, पर बार बार आता है। गलत चीज़ों का प्रभाव भी बहुत मारक होता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते हैं, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं मतलब पीड़ा पहुंचाती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ, फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर
आप सुधर जाएंगे। नहीं होगा, मतलब गलत संगति से बचिए। ऐसा न होगा अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, जब एक बार आपका पैर कीचड़ में पड़ेगा, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी और उन बातों की आपको आदत हो जाएगी। शुरू में गलत बातें गलत लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे जब आदत हो जाएगी तो बातें आपको अच्छी लगने लगेंगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा। आपका गलत सही की पहचान करने की जो आपके अंदर क्षमता है आपकी, वह नष्ट हो जाएगी और आपको तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। विवेक आपका नष्ट हो जाएगा। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। बुरी संगति छूत की बीमारी की तरह है, जिसकी संगति में आप आएंगे तो आप पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। यह पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में, यह अंतिम दो पंक्तियां आप इन्हें ध्यान से देखें। ये पंक्तियां दो बहुत महत्वपूर्ण हैं कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए। काजल की कोठरी अगर है, कोई कोठरी है जिसमें कालिख लगी है, काजल रखी हुई है, उसमें उसमें कैसो हूँ मतलब कितना भी सयानो जाए। सयाना मतलब परिपक्व व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति। सयाना का मतलब यहाँ है सयाना व्यक्ति मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, मैच्योर व्यक्ति, परिपक्व व्यक्ति। वह अगर काजल की कोठरी में घुसेगा तो समझदार से समझदार व्यक्ति क्यों ना हो, एक लीक, एक न एक ठोप काजल, कहीं न कहीं एक बूंद काजल, काजल का कुछ न कुछ एक कण उसके शरीर में लगेगा ही लगेगा। एक लीक काजल की लागी है पे लागी है, मतलब काजल की कोठरी में जाएंगे तो कहीं न कहीं से कालिमा आपके शरीर को स्पर्श करेगी ही करेगी, आप में भी दाग लगेगा ही लगेगा। तो कालिख में की संगति में रहेंगे तो आपके शरीर पर भी कालिमा लगेगी। तो मेरे दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, आपसे रिक्वेस्ट है, और कमेंट भी करें कि आपके लायक मैं बनाऊं। ये यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए ये पाठ है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये प्रश्न उत्तर बच गया, तो प्रश्न उत्तर के लिए मैं फिर से एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये पाठ है और इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो आज के इसी वीडियो में शामिल कर लेते हैं। तो धराधर, इसका मतलब होता है बहुत तेजी से। परिणत, बदलना। अपरिमार्जित, बिना शुद्ध किया हुआ। शुद्ध कर दिए तो बोलेंगे कि परिमार्जित है। अपरिमार्जित है मतलब वह शुद्ध किया हुआ नहीं है। चित्त का मतलब होता है हृदय। प्रवृत्ति मतलब रुचि। अपरिपक्व, अविकसित। संकल्प, इच्छा। हतोत्साहित, उत्साह रहित, बिना उत्साह के। विवेक, उचित अनुचित को समझने की क्षमता को विवेक कहते हैं। प्रकृति, स्वभाव। अनुसंधान, खोज। सुगम का मतलब होता है सरल। निपुणता का मतलब है चतुरता। खिन्नता, दुख। अनुरक्ति, प्रेम। उद्गार, भावनाएं, प्रतिमा, मूर्ति। सहानुभूति का मतलब होता है साथ साथ सुख दुख का अनुभव करना। वांछनीय, चाहने योग्य। उग्र, तेज। उद्धत, अक्खड़। प्रगाढ़, गहरा। प्रफुल्लित का मतलब है प्रसन्न। नीति विशारद, नीति का विद्वान, जानकार। मृदुल, कोमल। निहसाड़, सारहीन। कुत्सित, बुरे, नीचाशयों, नीच विचारों वाला व्यक्ति। कलुषित, मलिन। नाशोन्मुख, नाश की ओर बढ़ते हुए, नाश की ओर बढ़ने वाला उसे बोलते हैं नाशोन्मुख व्यक्ति। क्षय, विनाश, नाश या विनाश। चेष्टा, प्रयत्न। अभ्यस्त, आदि। आदि मतलब हैबिचुएटेड। निष्कलंक, कलंक रहित। सयानो, चतुर। कुसंग, बुरा साथ। सद्वृत्ति, अच्छा आचरण। तो इस प्रकार से आप प्रश्नोत्तर के लिए इसके बाद का वीडियो देखें। आपने इसको देखा, इसके लिए थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।